स्टार्ट करते हैं। तो रूल 33 क्या कहता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी कहीं कहीं पे लिखा होता है जो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई है इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। तो अगर इंक्लूडेड है मतलब जीएसटी पहले से इस पे लग रखा है तो जीएसटी को हटाना पड़ेगा, तब उस पे हम लगाएंगे टैक्स। तो जो भी तुम जीएसटी लगाओगे उस पे, तो जो भी वैल्यू है, मान लो 100 वैल्यू ऑफ सप्लाई है प्लस 18% टैक्स है, मतलब 18 रुपये 18% कह लो टैक्स है, जीएसटी है। क्लियर? तो 118 की वैल्यू हुई, ये तुमको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? और लिखा गया है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है इंक्लूडेड जीएसटी। क्लियर? ये तुम्हारा क्वेश्चन हमने बना दिया, तुमको केवल इतना दिया होगा इंक्लूडेड जीएसटी। अब तुमको टैक्स का अमाउंट निकालना है। इसमें तुमको पता है 18 रुपए टैक्स है, लेकिन ये निकलेगा कैसे? इसका फार्मूला है वैल्यू इंक्लूडेड जीएसटी। वैल्यू इंक्लूडेड जीएसटी कितनी? 118 है, इनटू रेट। रेट कितना? 18% हमने बताया था, डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट कितना था? कितना आएगा? 18%। 18% काट दो, समझ रहे हो? और 100 से ये कट गया, यहाँ पे 18 आएगा, 18 रुपए। टैक्स का अमाउंट 18 रुपए निकल आया, यही निकालना है। समझ में आया? आया या नहीं आया? क्या 1.18? कैसे 1.18? काट के देखो एक बार। हाँ, नीचे 118 रहेगा। सॉरी, नीचे 118 काट दोगे तो ये 18% बचेगा, मतलब 18 बचेगा। क्लियर? अब अगर देखोगे तुमको जो है टैक्स का अमाउंट निकल आया, यही तुमको निकालना रहता है। अब टैक्स और टैक्स को माइनस कर दोगे इससे इंक्लूडेड वाले जीएसटी से, तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल आ जाएगा 118 माइनस 18। समझ रहे हो? दोनों चीजें निकल गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडेड जीएसटी निकल गई और टैक्स भी निकल गया। समझ में आया? ये क्या है? ये एक्सक्लूडेड जीएसटी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल 34 क्या बोलता है? रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज। अगर अदर देन इंडियन रुपीज में रेट ऑफ एक्सचेंज निकालने करेंसी के, तो अगर गुड्स वो कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो कस्टम एक्ट लगेगा, कस्टम के वैल्यूएशन रूल्स लगेंगे। मतलब जब अभी तुम्हें कस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं, समझ रहे हो? उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो गैप के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसकी अगर हम बात करें गैप की, समझ रहे हो? तो ये दोनों चीजें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में नहीं आएंगी, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जीएसटी वाले पार्ट में ये रूल 34 काम नहीं करता है। ठीक है? तो ये 15 सबसेक्शन 4 हो गया। ठीक है? अब 15 सबसेक्शन 5 पढ़ते हैं। कह रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 15 सबसेक्शन 1 एंड 15 सबसेक्शन 4। कह रहे हैं जो भी 15 सबसेक्शन 1 और 4 में लिखा है उस सबको ओवररूल करेगा ये 15 सबसेक्शन 5। मतलब उसकी कोई भी बात यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। अगर ये सेक्शन आ रहा है तो पिछले वाले भूल जाओ। द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट टू द सर्टेन नोटिफाइड सप्लाई सेड बी डिटरमाइंड एंड मैनर प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जैसे प्रेस्क्राइब करेगी उस फॉर्म में इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगी। मतलब 15(1) 15(4) के अकॉर्डिंग नहीं देखोगे, कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो स्पेशल केसेस 15 सबसेक्शन 5 में दे रखे हैं। कौन से स्पेशल केसेस? अगर हम बात करें वैल्यू इन स्पेशल केसेस, वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यूएशन इन स्पेशल केसेस, सेक्शन कह रहे हैं रूल 32 सबसेक्शन 2 में दे रखा है परचेज और सेल इन फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी में आप परचेज या फिर सेल कर रहे हैं, अगर फॉरेन करेंसी में क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो या तो सेल कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन रहता है। ऑप्शन का मतलब एक रहता है ट्रांजेक्शन बेस्ड मेथड। ट्रांजेक्शन बेस्ड मेथड क्या रहता है
कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करो इंडियन करेंसी में, मतलब जो फॉरेन करेंसी है उसको इंडियन करेंसी में आप एक्सचेंज करो, चाहे सेल कर रहे हो चाहे बाई कर रहे हो, क्लियर। और वैल्यू क्या निकलेगी, डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट एंड आरबीआई रेफरेंस रेट, मतलब तुम्हारे पास दो रेट होंगे, एक जो तुमने कन्वर्ट करके निकाला है इंडियन करेंसी में, और एक आरबीआई का रेफरेंस रेट दिया होगा क्वेश्चन में कि आरबीआई का रेफरेंस रेट क्या है, मतलब आरबीआई वाला रेट और जो एक्सचेंज रेट तुमने निकाला है, समझ रहे हो, दोनों का डिफरेंस करोगे और नंबर ऑफ यूनिट, कितनी यूनिट तुम वो कर रहे हो, मान लो 100 यूनिट है तो तुम्हारा आंसर निकल आएगा। समझ में आया। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल, तब क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जितनी करेंसी एक्सचेंज हो रही है ग्रॉस में उसका 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। समझ में आया। दो चीजें हैं, अगर हम परचेज या सेल कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, क्या कर रहे हैं, परचेज या सेल कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, तो गवर्नमेंट रूल इसमें लगाती है, आरबीआई वगैरह पिक्चर में आती है। पहला क्या है, अगर आपका आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, दोनों को इंडियन करेंसी में जो भी इस समय इंडियन का डॉलर या ऐसे करके रुपी रेट चल रहा होगा उसमें कन्वर्ट करोगे, आ गया तुम्हारे पास एक्सचेंज रेट, और आरबीआई का जो रेट डिफरेंस रेट होगा दोनों को माइनस कर दोगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, जितना एक्सचेंज वैल्यू है आपकी उसका 1% कर दो, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो सबसे सिंपल है, 1% कर दो बस। अगर अवेलेबल है तो कुछ ना करो, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो उसको और आरबीआई के रेफरेंस रेट से माइनस कर दो, दोनों सिंपल है, क्लियर, कोई दिक्कत, पक्का। एक है स्लैब मेथड, स्लैब नहीं है स्लैब है, ठीक है, स्लैब, ये क्या होता है स्लैब, ये क्या होता है, ये ऐसे बोला स्लैब, ये क्या होता है मिसाल, लेवल, स्लैब बेस मेथड। अब अगर स्लैब की बात करें तो अगर एक्सचेंज वैल्यू, सुनो इधर, 1,00,000 तक की है, 1,00,000 तक की मतलब 1,01,000 रुपए होगी, यहां नहीं आएगी। अगर 1,00,000 तक की है तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज, जितना एक्सचेंज कर रहे हो उसका 1% कर लोगे, लेकिन ये मिनिमम 250 रुपए अमाउंट होनी चाहिए, मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे 200 आया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 0 मानोगे, मिनिमम से मिनिमम हम 150 रुपए की कैलकुलेशन नहीं करेंगे जीएसटी में, 250 रुपए की वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई आनी चाहिए, टैक्स लगाओ कुछ तो निकले, कुछ निकल ही नहीं रहा है, 100 रुपए पे टैक्स लगा रहे हो 5%, 5 रुपए निकल रहा है, गवर्नमेंट के नहीं चाहिए 5 रुपए तुम्हारी, इतनी कैलकुलेशन वगैरह मत करो उसके लिए। अगर 1,00,000 से एबव है और 10 लाख के अंदर है तो 1,000 रुपए ये फ्लैट लिए जाते हैं, फ्लैट का मतलब 1,00,000 तक का जो स्लैब बनाया गया उसके लिए 1,000 रुपए, 1,00,000 तक के लिए 1,000 रुपए फ्लैट है, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा मतलब 1,00,000 के बियॉन्ड वाला उसका 0.5%, नहीं समझे, बता रहे हैं, जो 1,00,000 रुपए था, मान लो हम एक बात करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में हमको जो एक्सचेंज करना है स्लैब मेथड के अकॉर्डिंग वो अमाउंट है 8,00,000 रुपए, समझ में आया। तो 8,00,000 के दो पार्ट होंगे, पहले तो 1,00,000 फ्लैट इससे माइनस कर दो, 1,00,000 के लिए तुम 1,000 रुपए पहले ही लिख लोगे, और जो बचा हुआ 7,00,000 रुपए है इसका 0.5% कर दोगे, समझ में आया। इसका 0.5 जो आएगा वो इसमें जोड़ दोगे, कितना, पक्का है ना, 3,500, तो 4,500 आ गया, ये तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, समझ में आया। मतलब 1,00,000 के लिए फ्लैट इन्होंने 1,000 रुपए का स्लैब रखा है, यहाँ पे देखो अमाउंट कैसे लिखा है, 1,000 रुपए प्लस 0.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1,00,000, मतलब 1,00,000 के ऊपर वाला जो अमाउंट होगा उस पर 0.5% लगेगा, तो वही तो हमने किया, 1,00,000 को निकाल लिया अलग, वो 1,00,000 के ऊपर वाले अमाउंट पे हमने 7,00,000 पे 0.5% लगाया, समझ में आया या नहीं आया। अगर 10,00,000 से ऊपर है, अगर 10,00,000 से ऊपर है तो 10 यही अमाउंट जो है 10,00,000 के लिए इन्होंने कितना रखा है,
5,500, 5,500 प्लस जो भी एक्सीडिंग 10 लाख से अमाउंट होगा उसके लिए क्या रखा है 0.1%। मान लो 20 लाख की बात हो रही है तो इसमें से 10 लाख पे कितना लग जाएगा 5,500, और जो बचा हुआ 10 लाख है उस पे 0.1% जो भी आएगा वो तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। क्लियर? कितना इजी है कि नहीं? इजी है। अब हम लोग 13 सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं। 2 अभी पढ़ा, 3 पढ़ रहे हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ टिकट। अगर आप टिकट बुक करते हो प्लेन वगैरह की, उसमें अगर टिकट बुकिंग पे तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी? जो सर्विसेज दी जाती है, मतलब जो बुकिंग करता है, जो देखते हैं वो शॉप टाइप की खोले रहते हैं बुकिंग वाली, एयर टिकट बुकिंग ऐसे करके होता है, छोटी छोटी शॉप। हाँ, टूल्स एंड ट्रैवल्स, समझ रहे हो? हम गए नहीं ना बाहर तो हमें पता नहीं है, हमने कभी करवाया नहीं, समझ रहे हो? अगर डोमेस्टिक बुकिंग है, डोमेस्टिक का मतलब विद इन द कंट्री है, तो 5% ऑफ द बेसिक फेयर हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि जो सर्विसेज है, सर्विसेज में उनकी वैल्यू निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि हम तुमको जो टीचिंग की सर्विस दे रहे हैं उसका प्राइस क्या होगा, गवर्नमेंट अगर डिसाइड करे तो इस पे टैक्स क्या होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, परसेंटेज वगैरह। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, टैक्स क्या होगा, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेट रखा है कि 5% जो बेसिक फेयर का होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अगर कोई इंटरनेशनल बुकिंग है तो यही 10% ऑफ बेसिक फेयर हो जाएगा, मतलब इंडिया से यूएसए की बुकिंग है तो 10% हो जाएगा। अब बेसिक फेयर का मतलब क्या होता है? बेसिक फेयर मीन्स द पार्ट ऑफ द एयर फेयर। एयर फेयर का मतलब एयर फेयर नहीं, एयर फेयर नहीं है, ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रेवल एजेंट। कमीशन दिया जा रहा है एयर ट्रेवल एजेंट को, किस लिए? क्योंकि उसने एयरलाइन बुक की है, उसके लिए जो तुम कमीशन दे रहे हो, बेसिक फेयर दे रहे हो, उसका 5% उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। मतलब अगर 1,000 का तुमने 1,000 की तो टिकट नहीं होती है, 10,000 की अगर तुमने एयर टिकट ली है, 10,000 का 5% कितना हुआ? इतना तो लेता ही है वो, समझ रहे हो? इतना तो लेता ही है। तो कह रहा इतना वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे और इतने पे उससे टैक्स लेंगे। किससे? एजेंट से, समझ रहे हो? इसीलिए तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली जा रही है। समझ में आया? वही इंटरनेशनल कर रहा है तो इंटरनेशनल की तो और महंगी होती है, तो उसमें 10% की है वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? इसका क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारी स्टडी मटेरियल में, करोगे? पहले कर ले। ये देखो, मिस्टर राम अ ट्रेवल एजेंट फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश बाय। डोमेस्टिक बुकिंग है और इंटरनेशनल बुकिंग है। बेसिक फेयर दे रखा है, अदर चार्जेस दे रखे हैं, टैक्सेस दे रखे हैं और टोटल टिकट वैल्यू दे रखी है। हमको किससे मतलब है? बेसिक फेयर से मतलब है क्वेश्चन में तुमको 10 चीजें दे रखी होंगी कि ये भी इसमें जोड़ दो, ये भी जोड़ लो, तो कहेंगे ही ये भी जोड़ के गलत कर दो, नंबर अपने गवा दो, लेकिन वो नहीं करना है तुमको। बेसिक फेयर डोमेस्टिक वाले पे देखो 5% लगाए, इंटरनेशनल पे 10% लगाए, 5,000 30,000 टोटल 35,000 की वैल्यू हो गई, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? मतलब अगर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करें तुमको प्रोविजन आने चाहिए। अभी तक तुमने जितना पढ़ा जीएसटी में, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा, अगर प्रोविजन नहीं आते खत्म क्वेश्चन। कर पाओगे? कुछ बनाओ ना कि लिख पाओगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्रोविजन नहीं पता है क्या इंक्लूड होगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, परसेंटेज नहीं पता है किसी चीज के, खत्म, चैप्टर खत्म तुम्हारे लिए। तो प्रोविजन पढ़ना याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। चाहे आप मॉर्निंग पर्सन हो, चाहे इवनिंग पर्सन हो, चाहे नाइट पर्सन, पढ़ाई करनी है तुमको ये प्रोविजन याद करने पड़ेंगे। चाहे तुम कह लो इसको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा या डेली पढ़ना पड़ेगा, या हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी आदत रहती थी ये प्रोविजन याद करने में, हम क्वेश्चन बार बार लगाते थे सामने रख के,
तो जितनी बार क्वेश्चन लगाते थे दो चीज़ें होती थी, एक तो क्वेश्चन याद होता था, दूसरी चीज़ें प्रोविजन भी याद होता था और एक बोरियत नहीं लगती थी बार बार वही चीज़ रटने। मान लो इतने क्वेश्चन हमने इसीलिए दिए हैं, हम चाहें तो स्टडी मटेरियल से करा के ख़त्म करते, क्लासेस और जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन इतने सारे पूरा रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का खगालने के बाद हम ये बुक बनाए, इसीलिए बनाए हैं कि हर चैप्टर में करीब 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए, जिससे तुम्हारा हाथ सेट हो पाए। जबकि रिपीटेड क्वेश्चन हमने डाल दिए, क्यों? क्योंकि रिपीटेड भी लगाओगे तो दिमाग तो लगेगा कि ये पहले आ चुका है, याद हो जाएगा क्वेश्चन। और यकीन मानो क्वेश्चन तुम्हारे पूरे पेपर में अगर आईडीटी में 6 क्वेश्चन आए हैं, 6 में से 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तुमको सिमिलर देखे हुए मिलेंगे, तुमको सिमिलर देखे हुए क्वेश्चन मिलते हैं। और अभी तुम्हें मतलब अभी ग्रुप 2 आएगा तो तुमको ग्रुप 2 के बच्चों से रिव्यू दिलवाएंगे कि डीटी आईडीटी कैसे मैनेज करना है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेपर देखते हैं, इसको कहते हैं मैनेज करना, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं 50-50 नंबर के, और करीब डीटी में 40 क्लासेस लगती हैं। सही बोल रहे हैं शायद हम, लगती है 40। देखे होंगे जो लोग जो है रिपीट कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन देखे हुए हैं, करीब करीब 40-42 क्लासेस लगेंगी। उतना कंटेंट तुमको संभालना है, प्लस तुमको इधर का जो आईडीटी की क्लासेस हैं जो 25-30 क्लासेस लगनी है उसका कंटेंट संभालना है, तब तुमको एग्जाम में जाना है। टोटल मिला दो कितनी क्लासेस हो गई? 60-65 क्लासेस हो गई। घंटे अगर मिला दो तो 120 प्लस घंटे हो गए, समझ रहा हो? तो 120 घंटे का कंटेंट तुम्हें एक दिन 3 घंटे में लेके जाना है और उसको लिखना है, तो ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बाकी पेपर से। मतलब इसमें चीज़ें इजी हैं, लेकिन इजी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं, रिटेन करनी पड़ती हैं, समझ रहे हो? तो पढ़ने और रिटेन करने में दिक्कत होती है, पढ़ने में और रिटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए अगर अभी से तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है। पहले भी बोल चुके हैं, आप फिर बता रहे हैं। अभी जैसे टेस्ट हुआ था तुम लोगों के नंबर हमने देखे थे, उस पर सर ने जब वो लगाया था वहाँ पे प्रोजेक्टर पे वो किया था ना, जनाजा 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 बोल रही है जनाजा नहीं होता है, उर्दू सीखो तो सही से सीखो, गलत नहीं बोली जाती है, जनाजा होता है। जनाजा उसको बोलते हैं, अर्थी को है ना, अर्थी को बोलते हैं, ठीक है। तो वो निकल रही थी क्या उस दिन, बहुत अच्छे अच्छे नंबर थे, देख के मतलब बिल्कुल प्राउड फील हुआ उनको, इतने अच्छे नंबर थे। मोर देन 50% स्टूडेंट्स फेल थे उस टेस्ट में, है ना। उससे पता चल रहा है कि लेवल क्या है प्रिपरेशन का, कैसे पास हो गए। तो जब यहाँ टेस्ट में चैप्टर वाइज नहीं दे पा रहे हो, किस चैप्टर का टेस्ट था वो? एफए का था। तुम सोचो जब चैप्टर वाइज एफए नहीं दे पा रहे हो, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो 11-12 से, समझ रहे हो? जो सब्जेक्ट तुम 11-12 से पढ़ते आ रहे हो उसका टेस्ट नहीं कर पा रहे हो सही से, तो जो अभी पढ़ना स्टार्ट किया उसमें क्या करोगे? है मेहनत बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत अगर नहीं किया तो खत्म, टाटा बाय बाय। इतना समझ में आया? आगे अगर हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस होते हैं कुछ। अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात की जा रही है 13 सबसेक्शन 4 की बात कीजिए, इसमें देखो सब में परसेंटेज दे रखे हैं, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया कर रखा कि इतने वित्ता लगेगा, इतने वित्ता लगेगा। अगर देखोगे सेविंग पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर का मतलब होता है पॉलिसी होल्डर को बताई जाती है कि इतनी सेविंग हो रही, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये चीज़ें समझ रहे हो। तो जो ग्रॉस प्रीमियम होता है माइनस इन्वेस्टमेंट पोर्शन इंटीमेटेड, जितना इन्वेस्टमेंट पोर्शन उसका
जो है इंटीमेट किया गया है और उसमें ग्रॉस प्रीमियम माइनस करते हैं, वो तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाती है। अभी ये पूरा प्रोविजन बता दें, उसके बाद तुम्हें ये समझ में आएगा। उसके बाद सेविंग पॉलिसी, इन इन्वेस्टमेंट अगर इंटीमेट नहीं की गई है पॉलिसी होल्डर को, तो पहले साल में 25% जो प्रीमियम चार्ज होता है वो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और सेकेंड और उसके बाद वाले ईयर्स में 12.5% आपका प्रीमियम चार्ज वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई सिंगल एन्युटी पॉलिसी है, मतलब साल में एक ही बार आपको पेमेंट करना है पॉलिसी का, तो 10% ऑफ द प्रीमियम चार्ज आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। अगला है अगर रिस्क कवर पॉलिसी है, तो डिटरमाइन एज पर 15(7) ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, मतलब जो अमाउंट चार्ज किया जा रहा है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। जो अमाउंट चार्ज किया जा रहा है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? आया? ये जो लिखा है इसको एक बार पढ़ लो बस, जो लिखा है वो पढ़ो फिर बता रहे हैं। इसको एक बार पढ़ो, अब फिर बातें करने लगे तुम, पढ़ दो। एक कैसियो और कैलकुलेटर लेना। अरे वो दूसरा चलता नहीं है हमसे। पढ़ लिया? तुमको परसेंटेज ध्यान रखनी है खाली बस। देखो, सेल्फ एंड फैमिली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कलेक्टेड प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसी सब्सक्राइबर, इट डज नॉट इंटीमेट द अमाउंट कलेक्टेड। इंटीमेशन नहीं है इसमें, देख रहे हो, इंटीमेट नहीं किया है पॉलिसी होल्डर को, पहली लाइन से पता चल रहा है। एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट टू द सब्सक्राइबर फॉर द पॉलिसी एट द टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द इंश्योरेंस सर्विसेज, मतलब बताई नहीं गई थी इंश्योरेंस सर्विस देने से पहले, इंटीमेट अमाउंट नहीं किया गया था कि कितना अमाउंट आपसे कलेक्ट किया जाएगा, कितना क्या किया जाएगा। कंपनी हैज़ प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स इन रिलेशन टू द मंथ ऑफ मई 2024। न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर प्रीमियम, न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर, अब यहाँ पे अगर इंटीमेट नहीं की गई है प्रीमियम, अगर इंटीमेट नहीं की गई है तो प्रोविजन के क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट लगता है, करो इसका 25%, 12 लाख। और उसके बाद रिन्यूअल प्रीमियम, रिन्यूअल का मतलब उसके बाद वाले साल में रिन्यूअल कराओगे तुम, तो रिन्यूअल का कितना है, यहाँ पे कोई थर्ड ईयर लगा होता तो वहां पे भी 12.5 ही लगता। क्लियर? अब 12.5 निकालो इसका, कितना, 9,37,500। उसके बाद क्या है, ओनली रिस्क कवर पॉलिसी। अगर रिस्क कवर पॉलिसी उसमें क्या लिखा हुआ है,
ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, जितना प्रीमियम चार्ज किया गया पूरा पूरा ले लोगे 30 लाख रुपए। सिंगल प्रीमियम इन्यूटी पॉलिसी, साल में एक बार इन्यूटी पॉलिसी है, उसका कितना होता है 10% कर दो, इसका कितना हो गया। उसके बाद लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी एज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वेयर इंश्योर्ड अमाउंट डज नॉट एक्सीड 2 lakhs, प्रीमियम कलेक्टेड 10 lakhs। देखो अगर ऐसा कोई तुमको दिखता है नया पॉइंट जो कि हमारे प्रोविजन में नहीं है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, इसका कोई लाइफ ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी अमाउंट इंश्योर्ड अमाउंट ऐसा करके कोई प्रोविजन दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो इसको हम किसी तरीके से इंक्लूड नहीं करेंगे। इन सबको जोड़ लो, जोड़ लो हैं 31 लाख, 30 लाख तो यही है, तो 31 लाख कैसे क्या 37,500, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आया 61,37,500। अब देखना नीचे हम करने जा रहे हैं, आंसर देखो 61,37,500। टफ है तुमको। अब अगर हम बताएं तो केवल वो परसेंटेज याद करने, समझ रहे हो। रिस्क वाले में ग्रॉस प्रीमियम ले लेना है, एन्युटी वाले में एनुअल ले लेना है, इंटीमेटेड अगर नहीं है तो 25% पहले साल और उसके बाद वाले सालों में 12.5%। उसके बाद पहला पॉइंट क्या था, अगर इंटीमेटेड है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस, बस खत्म। प्रोविजन यही है, इतना याद कर लो, क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। और लगाने हैं इसके और क्वेश्चंस हैं अभी, इसके क्वेश्चंस हमने ज्यादा डाले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ये सारे क्वेश्चन भी लगाने हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले। हाँ देखो, अभी इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब नहीं पढ़ेंगे हम, समझ रहे हो। प्रीमियम रिस्क कवर वाली थी, रिस्क कवर का पूरा पूरा ले लेते हैं, ले लेते हैं। प्रीमियम फॉर न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर, न्यू पॉलिसी का कितना लेते हैं, कितना 25% कितना हुआ, कितना 13 लाख। उसके बाद रिन्यूअल का कितना लेते हैं 12 पॉइंट, कितना हुआ 12,500। अच्छा 12,12,000। ये अमाउंट गलत हुई तो लाइबिलिटी किसकी होगी 10%, 35 लाख का 10%, ये एक है ना 1,35,00,000, तो कितना हुआ 13,50,000। जोड़ लो सबको, बड़ी हैवी अमाउंट है। क्या 76 लाख, ऐसा लगता है कंपटीशन चल रहा है। ये देखो 76,000 80, मतलब 76,87,500। टफ है, ज़्यादा इजी है। और ये कभी बुक खोल के देखना, ये सब 2-3 पेज के प्रोविजंस हैं, समझ रहे हो। तुमको हमने केवल बॉक्स में बता दिया है और उस बॉक्स से सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। हमको क्या मतलब है, क्या लिखा है, मतलब हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व होने चाहिए, हो रहे हैं सारे। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग आंसर इसका बताओ, अब कर लोगे ना कि सारे हम ही करवाएं, एक ही जैसे हैं। देखो रिस्क कवर, न्यू पॉलिसी, रिन्यूअल और इन सिंगल एन्युटी, खाली परसेंटेज निकालने।
है 55 लाख पूरा पूरा 55 लाख एक आंसर आया है हमारे पास। 45 लाख विशाल का है, 55 लाख एक का और है, मतलब तुम्हारा गलत होगा, दो का मैच कर गया ना, चेक कर लो एक बार। और किसी का 55 आया? 55 55 55 कितना? 55 लाख, तो मतलब इतने लोगों का 55 आ रहा है, 55 ही 55 उसका भी आ गया, मतलब 55 सही है। विशाल कहाँ गलती कर रहे हो? 10 लाख कम कैलकुलेट कर दिया, यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में ना करना यार। 55 लाख ही है आंसर, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा ये जब आंसर लिखोगे तो पहले प्रोविजन एक्सप्लेन कर देगा एज पर रूल 32 सबसेक्शन 4, समझे? पूरा प्रोविजन इतने परसेंट इससे इस पे लगेगा, पूरा जो बॉक्स बना है वो तो याद करना ही करना है, वो पूरा लिख देना, तब इसकी कैलकुलेशन दिखा देना, फुल मार्क्स मिलेंगे 7 आउट ऑफ 7, एक नंबर भी नहीं कटेगा। प्रोविजन नहीं लिखोगे तो एक दो नंबर कट सकते हैं। आईडीटी में जितना भी हमने अभी तक पढ़ाया है सब में तुमको प्रोविजन लिखना है, सब क्वेश्चन। अब अगर देखो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, हम नहीं पढ़ेंगे, तुम लोग पढ़ना समझ रहे हो? अच्छा यहाँ पे भी देखो लिखा है नॉट इंटीमेटेड, ठीक है, तो वही लगेगा। प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम न्यू पॉलिसी, तो 60 लाख का कितना? 25%। फिर रिन्यूअल पॉलिसी 1 करोड़ 30 लाख, 12.5 लगा दो इस पे। और आगे क्या है? प्रीमियम कलेक्टेड रिस्क वाले का पूरा पूरा ले लो, और ये भी एन्यूटी भी है, इसका 10% ले लो। कितना इजी है। और तुमको हम बता दें, ये क्वेश्चन जो हम ये तुम कर रहे हो ये सीए फाइनल में आया है, समझ लो। हाँ इतना इजी सर, सही बता रहे हैं हम, सजेस्टेड बोल के दिखा सकते हैं उसका पीवाईक्यू। ये तो हम लोग सीए का लगा रहे हैं फाइनल का। कितना? अपनी नजरों में इज्जत बढ़ गई अपनी, खुद के पैर छूने का मन हुआ। कितना? 1 करोड़ 6 लाख 25 हजार। क्या बात करते हो, क्यों बात करते हो? तो यहीं के साथ, इसी के साथ मतलब चैप्टर नहीं खत्म हुआ, ये वाले क्वेश्चन खत्म हुए, नहीं क्लास नहीं खत्म हुई, अभी तो चलेगी। अभी करोगे क्या? अभी तो 11 भी नहीं बजा। समझ में आया? मजा आया प्रोविजन में? बस मजा ही आना चाहिए। रूल 32 सबसेक्शन 5, जब इतना मजा आ रहा है तो घर जाने की जल्दी क्यों कर रहे हो? हैं? तुम लोग नहीं चाहते हो जल्दी सिलेबस खत्म हो, तो हम रिवीजन अच्छे से स्टार्ट करें, हैं? क्या बात करते हो, क्यों बात करते हो? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स का बाइंग या सेलिंग करते हैं उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, ये सब गवर्नमेंट बताती है। इफ आईटीसी इज टेकन ऑन परचेज ऑफ सच गुड्स अप्लाई रूल 32 सबसेक्शन 5। अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स है, आईटीसी लिए हुए हो तुम उस पर और उसको बेच रहे हो, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा या प्रोपोर्शनेट वे में रिवर्स करना पड़ेगा। जितनी यूज़ किए होगे उस हिसाब से आईटीसी भी कम हो जाएगी। मान लो 10 लाख का गुड्स था, 5 लाख का बचा, तो उस पर आईटीसी मान लो 1 लाख रुपए थी, तो 50,000 बचेगी, समझ रहा हूँ? तो उस पर आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा। अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर निगेटिव आ रही, मतलब सेलिंग माइनस परचेज अगर निगेटिव हो रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है, मतलब आप सेल मान लो सेल कर रहे हो 2 रुपए का और खरीदे थे 5 रुपए का, तो 3 रुपए माइनस में होंगे, तो नुकसान हो रहा है आपको, और गवर्नमेंट कहती है लॉस पे कोई जीएसटी नहीं लगता, तो आप इसको जीरो मान लोगे, इग्नोर कर दोगे वैल्यू। क्लियर? इफ आईटीसी इज टेकन देन वैल्यू इज डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 और 15 सबसेक्शन 4 ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जो सेल की है उसको देखेंगे कि मार्केट में क्या वैल्यू है, अगर आईटीसी वगैरह ली है उसके अकॉर्डिंग आपका लगेगा ये। सेल ऑफ रीप्रोसेस्ड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर, मान लो बैंक वगैरह में देखते हो कि लोन पे जो देती हैं बाइक या कार्स होती हैं, जब पैसे नहीं देते हो तो वापस ले लेती हैं, तो ये वो वाली जो है सेल्स है,
समझ लो कि डिफॉल्टिंग बारोवर से आप सेल कर रहे हो, समझ लो। बैंक वगैरह ने अगर पेमेंट जो है बैंक को नहीं कर पाए तो वो वाला होगा। तो वैल्यू इसकी क्या निकलेगी, जो आपने परचेज प्राइस है वो कैसे निकलेगा, मतलब कितने पे परचेज करें। तो इसका एक रूल बनाया गया, प्राइस पेड टू डिफॉल्टिंग बारोवर और 5% ऑफ ईच क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ विच एवर अप्लीकेबल। अब इसका क्या मतलब है, कह रहे हैं कि प्राइस जो डिफॉल्टिंग बारोवर को पे कर रहे हो, इसका जरा